नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर। आज की कुछ बड़ी ताजा तरीन खबरों के साथ आपके सामने मौजूद हैं। हम आपको एक एक करके सारी जानकारियां देंगे, बताएंगे कि किस तरह से दुबे के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार उत्तर प्रदेश में चौतरफा निशाने पर आ गई है। और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आपको बताएंगे कि नेपाल ने भारतीय मीडिया पर बैन लगा दिया है। और इसी के साथ में एक एक करके आपको सारी जानकारियां देंगे कोरोना वायरस से भी जुड़ी हुई। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि विकास दुबे के मामले को लेकर योगी सरकार पूरी तरह से विफल दिखाई दे रही है, कानून व्यवस्था के साथ साथ बड़े बड़े अधिकारियों और नेताओं के सांठ-गांठ इस पूरे मामले को लेकर हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर लिख सकते हैं। हम आपको बता दें कि पहली और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा तमाम कोशिश के बावजूद भी विकास दुबे को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। जिसके बाद प्रियंका गांधी ने पूरे मामले को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि कानपुर के जघन्य हत्याकांड में यूपी सरकार को जिस तरह से मुस्तैदी से काम करना चाहिए था, वह पूरी तरह से फेल साबित हुई है। अलर्ट के बावजूद आरोपी का उज्जैन तक पहुंच जाना न सिर्फ सुरक्षा के दावे की पोल खोलता है, बल्कि मिली भगत की ओर भी इशारा करता है। 3 महीने पुराने पत्र पर नो एक्शन और कुख्यात आरोपी की सूची में विकास का नाम नहीं होना इस मामले के तार दूर तक जोड़ता है। यूपी सरकार को मामले की सीबीआई जांच करा सभी तथ्यों और प्रोटेक्शन के ताल्लुकातों का जिक्र जग जाहिर करना चाहिए। हम आपको बता दें कि उनकी ओर से ये बड़ा निशाना साधा गया है। दरअसल दोस्तों, उज्जैन में पकड़े जाने के बाद अब योगी सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं कि उनकी पुलिस की तमाम कोशिश के बावजूद भी विकास दुबे को गिरफ्तार उत्तर प्रदेश के अंदर क्यों नहीं किया गया, और क्यों विकास दुबे तकरीबन 6 दिनों तक लगातार पुलिस को चकमा देकर राज्य दर राज्य घूमता रहा। और इसी के साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अगर आप भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आपके लिए बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत दोस्तों आज रात 10 बजे से लेकर 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक के लिए एक बार फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। यानी प्रदेश के अंदर समस्त कार्यालय, समस्त शहरी और ग्रामीण हाट बाजार, गल्ला मंडी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि बंद रहेंगे। सरकार की ओर से जारी किए गए सूचना में ये बातें लिखी गई है। हम आपको बता दें कि रेलवे की सुविधाएं पहले ही बंद है। इसी के साथ में तकरीबन 12 चीजों की लिस्ट दी गई है जो इस दौरान बंद रहेगी। और सीधे तौर पर लिखा गया है कि उपरोक्त दिशा निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार की ओर से ये गाइडलाइंस जारी किया गया है। दरअसल दोस्तों, अगर आप भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आपके लिए बड़ी जानकारी है। हम आपके लिए ये नोटिफिकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप यहाँ से इसे डाउनलोड करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। सारी जानकारी के साथ आपको अपने रोजमर्रा के काम करने चाहिए और सरकार के दिशा निर्देशों को भी ध्यान से आप लोग पढ़ सकते हैं। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर विकास दुबे के मामले को लेकर अखिलेश यादव की ओर से भी टिप्पणी सामने आई है। अखिलेश यादव ने लिखा कि ऐसी खबर है कि कानपुर कांड का मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। अगर यह सच है तो सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वह आत्मसमर्पण या गिरफ्तारी है। अपने मोबाइल का कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी सार्वजनिक करे ताकि असली मिली भगत का भंडाफोड़ हो सके। हम आपको बता दें कि दुबे और उसके साथियों को पुलिस लगातार तलाश कर रही है, और ऐसे में उज्जैन के अंदर दुबे मिला है, जिसको लेकर अखिलेश यादव चाहते हैं कि उसके सारे कॉल रिकॉर्ड को जग जाहिर करना चाहिए, ताकि सभी को उससे जुड़े हुए मिली भगत में जितने लोग शामिल है उन सभी का खुलासा हो सके। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गुरुग्राम में कोरोना संक्रमित 270 मरीज लापता हो गए हैं। तलाश में पुलिस जुट गई है। दरअसल दोस्तों, देश के अंदर कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, और एक ऐसा ही भयावह खबर सामने आया है हरियाणा के गुरुग्राम से, जहां पर 270 संक्रमित मरीज अस्पताल से लापता बताए जा रहे हैं। प्राइवेट लैब्स को लापरवाही के चलते नोटिस भेजा गया है। हम आपको बता दें कि देश भर के अंदर लगातार कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, कहीं भी रुकने का नाम नहीं ले रहे। और दूसरी तरह से इस तरह से मरीजों का लापता हो जाना कहीं न कहीं बड़े गंभीर और गहरे सवाल जरूर छोड़ के जाता है। अगर आप भी मानते हैं कि शासन प्रशासन को पूरे कोरोना के मामले को लेकर और भी सख्ती की जरूरत है और तमाम इंतजाम को और भी ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है, तो आप दोस्तों वीडियो एक कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता सकते हैं। साथ ही साथ कोरोना के मामले को लेकर आपने सरकार की कहां विफलताएं देखी है, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिस्ट बनाकर बता सकते हैं। और एक और जानकारी की माने तो बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव को सीएम पद का चेहरा मानने को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता गोहिल ने आनाकानी की है। मांझी ने भी फंसाया है पेच। कांग्रेस पार्टी के बिहार के प्रभारी इस बात को बार बार दोहराते हुए दिखाई दे रहे हैं कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, कोई भी नाराज नहीं है, महागठबंधन में सब कुछ सलामत है। दरअसल दोस्तों, आरजेडी की ओर से कांग्रेस पार्टी के नेताओं को खाने पर बुलाया गया था, जहां पर आगे चुनाव की रणनीति को लेकर भी बातचीत की गई। तेजस्वी यादव ने डिनर पर कांग्रेस पार्टी के नेता को बुलाया था, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए घोषणा कर दी है कि महागठबंधन में किसी भी तरह की कोई समस्या
समस्याएं नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उम्मीदवार मानने को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उनकी ओर से पूरे मामले पर स्पष्टीकरण से जवाब नहीं दिया गया है। एक बात स्पष्ट है कि महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर ही लगातार तोलमोल चल रहा है। और दूसरी ओर एक और जानकारी की माने तो कश्मीर में बीजेपी के नेताओं की हत्या के मामले को लेकर राम माधव पर गंभीर आरोप लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल दोस्तों, ऐसी बड़ी जानकारी सामने आ रही है जहां पर पंचायत के चुनाव जम्मू कश्मीर में कराए गए थे। कई सारे पंचायत के सरपंच चुन कर आए थे, लेकिन उनकी चुन कर हत्या आतंकवादियों के द्वारा की जा रही है, जिसको लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। हम आपको बता दें कि पूरा मामला कुछ इस प्रकार है, जहां पर दक्षिण कश्मीर के कुलगांव जिले के अंदर एक गांव में सरपंच के हत्या करने के मामले को लेकर कुलगांव के जिला प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के रैना ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव पर हमला करते हुए कहा कि उन्होंने बांदीपोरा के अंदर पार्टी के नेता वसीम बारू की हत्या के लिए दोषी ठहराया है। राम माधव के फेसबुक पोस्ट पर अपनी टिप्पणी में विजय रैना ने कहा कि मोदी सरकार ने सरपंचों और पंचों को बलि का बकरा बना दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी बार बार दलील के बावजूद घाटी में सरपंचों की सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जा रही है। हम आपको बता दें दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को मजबूत करना सरकार की जिम्मेदारी है और इसके तहत जो लोग लोकतंत्र के चुनाव होने के बाद चुनकर आए हैं, खासकर सरपंच और पंच, उनको अतिरिक्त सुरक्षा देना बहुत जरूरी है। लेकिन मोदी सरकार की ओर से इस पूरे मामले पर उदासीनता दिखाई गई है, जिसको लेकर बीजेपी के प्रवक्ता ही अपनी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में नाबालिग लड़कियों के साथ होने वाले यौन शोषण के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार की कार्य प्रणाली को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के खदानों के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि अनियोजित लॉकडाउन में भूख से मरता परिवार इन बच्चियों की जिंदा रहने की ये भयावह कीमत चुका रहा है। क्या यही हमारे सपनों का भारत है? इस तरह से सवाल पूछते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार को एक बार फिर से निशाने पर लिया है। हम आपको बता दें कि न्यूज एजेंसी आज तक की ओर से कराए गए खुलासे में ये जानकारी सामने आ रही थी। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में प्रधानमंत्री केयर्स फंड को लेकर बचाव करते हुए कहा कि एनडीआरएफ फंड का अस्तित्व प्रधानमंत्री केयर्स फंड को प्रतिबंधित नहीं करता है। दरअसल दोस्तों, एनडीआरएफ जब एक फंड है जिसके तहत सरकार पैसे का इस्तेमाल आपदा में राहत पहुंचाने के लिए करती है, तो एक नए फंड प्रधानमंत्री केयर्स फंड बनाने की क्या जरूरत थी? यही सवाल सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले जाया गया है, जहां पर कोर्ट में जवाब देते हुए मोदी सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि एनडीआरएफ की जो फंड है वह दूसरे कार्यों के लिए है, प्रधानमंत्री केयर्स फंड अलग से बनाया गया है। हालांकि जवाब इतना संतुष्टि भरा नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आगे और भी कार्रवाई होगी, जिसको लेकर जो भी जानकारी होगी हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी नवंबर तक एनडीए के साथ बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी। रामविलास पासवान से ये सवाल जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूं, अब मैं पार्टी के फैसले नहीं लेता, हमारे पुत्र, उनके पुत्र चिराग पासवान ये फैसला करेंगे। इस तरह से रामविलास पासवान ने बयान दिया है, जो स्पष्ट दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके एनडीए घटक में कोई भी ये स्पष्ट कहने से बच रहा है कि एनडीए पूरी तरह से मजबूत है, खासकर बड़े स्तर पर। और एक और जानकारी की माने तो गुजरात पुलिस की गलती मानकर कोर्ट ने घर भेजने की मांग करने वाले प्रवासियों को जमानत दे दी गई है। दरअसल दोस्तों, 17 मई को गुजरात के राजकोट में प्रवासी मजदूरों को एक समूह को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसको लेकर ये जानकारी सामने आ रही है। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर निजामुद्दीन मरकज से जुड़े हुए 8 देशों के 76 जमातियों को जमानत मिल गई है और उनको उनके देश भेजने को लेकर भी जल्द प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसी के साथ एक और जानकारी की माने तो CWC की बैठक में सोनिया गांधी के कार्यकाल को बढ़ाने की तैयारी हो रही है। इसी के साथ में नेपाल के अंदर भारतीय न्यूज चैनलों पर रोक लगा दी गई है। हम आपको बता दें कि नेपाल की सरकार ने कहा कि हमारी सरकार और प्रधानमंत्री को लेकर गलत प्रचार हो रहा है, इसीलिए हमने ये फैसला लिया है। हम आपको बता दें कि न्यूज चैनल भारत के नेपाल में बंद कर दिए गए हैं, लेकिन बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है, जिसमें डीडी जो भारत का सरकारी चैनल है उसको छोड़कर बाकी चैनलों को बंद किया गया है। यानी सीधे तौर पर गोदी मीडिया को लेकर नेपाल के अंदर भी विरोध जताया जा रहा है। एक और जानकारी की माने तो तमिलनाडु की सरकार स्कूलों में टीवी के माध्यम से पढ़ाई करवाने वाली है, जहां पर 5 निजी चैनलों के तहत सरकार की ओर से चैनलों पर बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रबंध किए गए हैं, जिसके तहत 5 निजी चैनलों से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। और ये एक बड़ा फैसला है, इस तरह का फैसला केंद्र सरकार को भी लेना चाहिए। एक और जानकारी की माने तो बड़ी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के अंदर 25 में से 12 योगी कैबिनेट के मंत्री ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था ठीक करने का दावा करने वाले यूपी के भारतीय जनता पार्टी के कई सारे विधायकों पर गंभीर मामले में केस दर्ज है। और ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जिनके विधायकों पर ही इतने गंभीर केस दर्ज है, यहाँ तक कि कैबिनेट के अंदर भी कई सारे गंभीर मामलों में मुकदमा झेल रहे नेता उनकी कैबिनेट में है, तब कैसे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। हम आपको बता दें कि इससे जुड़ी हुई जो भी अपडेट आगे आती रहेगी हम आप तक लगातार पहुँचाते
करते रहेंगे। आपका क्या कुछ मानना है दोस्तों यूपी के कानून व्यवस्था को लेकर, कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर जरूर बताइएगा। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल, आपको खबरें कैसी लगी हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको खराब लगी, कुछ सुझाव आपको देना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता सकते हैं। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।